Hello everyone. Welcome back to Start Smart Learning where success begins. मैं हूं चंद्रानी दे आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे 30 जून 2020 के करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की हेडलाइन जो हम इस सेशन में कवर करेंगे, India's first lichen park developed in Uttarakhand. International Asteroid Day being observed today. International Day of Parliamentarian being observed today. DCGI approve human clinical trial of Covaxin. China passes Hong Kong national security law. KK Venugopal reappointed as Attorney General of India. RBI to conduct special open market operation on 2nd July to pump up liquidity. Indian government sign agreement for 2 projects in Tamil Nadu with World Bank Group. AI enabled MyGov Corona Help Desk wins 2 award at Global Leadership Summit. PM Modi announced extension of PM Garib Kalyan Anna Yojana till November and India-Bangladesh forms 50-50 joint venture company for LPG business in Bangladesh. आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। India's first lichen park developed in उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क डेवलप्ड किया गया है। इस न्यूज़ में हमें ये ध्यान रखना है कि किस स्टेट ने पहला लाइकेन पार्क डेवलप किया है, उत्तराखंड में। अब अगर हम बात करें कि लाइकेन पार्क डेवलप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लाइकेंस जो है बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट बायो इंडिकेटर है इकोसिस्टम फ्लक्चुएशन का, और लाइकेन जो है वो बेसिकली मोर सेंसिटिव होते हैं हैबिटेट और क्लाइमेट चेंज का, इसीलिए कहते हैं इंडिकेटर है ये पॉल्यूशन लेवल का इन हिमालयन रीजन में मोस्टली। ये पार्क डेवलप करने से पहले काफ़ी रिसर्च यहाँ पर किया गया था उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें उन्होंने 80 स्पीसीज ऑफ लाइकेंस कलेक्ट किया था क्रॉस हिमालयन रीजन से स्टडी करने के लिए। ये भी कहा गया है कि टोटल 600 से ज़्यादा स्पीसीज लाइकेन के यहाँ पर रिजर्व किया गया है, जो कि फर्स्ट है कंट्री का जहाँ इतने बल्क में लाइकेंस के कंजर्वेशन किया गया है। इसके बाद देश में दूसरा और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश जहां 503 स्पीसीज के आसपास है, और जम्मू एंड कश्मीर में जहां पर 368 स्पीसीज लाइकेंस के देखे जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि लाइकेन बेसिकली बहुत ज़्यादा रिसर्च में आजकल यूज़ हो रहा है। जैसे इन्होंने कहा है कि जुरासिक एरा के जो लाइकेंस स्पीसीज है वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं फूड्स में, परफ्यूम्स में, डाई बनाने में, ठीक है, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में, और अभी तो रिसर्च हो रहा है एंटीबायोटिक्स और सनस्क्रीन बनाने के लिए केमिकल में इनका यूज़ करेंगे। इसके अलावा झूला घास एक टाइप का लाइकेन होता है जो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में जैसे हैदराबादी बिरयानी में फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है, नॉन वेज डिशेज में ये एक्चुअली नॉर्थ इंडियन कुजीन में फ्लेवर ऐड करता है। इसके अलावा आपने सुना होगा रेंडर मॉस। रेंडर मॉस भी एक तरह का लाइकेन है जो बेसिकली यूज़ किया जाता है खाने में। उसी तरह आयरलैंड मॉस केक्स बनाने में फ्लेवर का यूज़ करते हैं हम। एंडोकार्पोन बेसिकली एक तरह का लाइकेन है जो जापान में एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। रेंडर मॉस को तो स्वीडन है, नॉर्वे है, इन सब देशों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसी तरह और भी लाइकेंस है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हमारे इंडिया के साउथ पार्ट में, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बेसिकली सब्जियों की करी बनाने के लिए लाइकेन को एज अ फ्लेवर यूज़ किया जाता है। उसी तरह मिर्गी जो बीमारी है उसमें भी पैरामीलिया नाम के लाइकेंस का यूज़ करके एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है। तो लाइकेंस के बहुत ज़्यादा क्लिनिकल यूजेस है इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि लाइकेन जो है वो हमारे बायो इकोसिस्टम में ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन लेवल अप और डाउन हो रहा है। दैट मीन्स ये है कि अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो लाइकेंस की संख्या
कम हो जाती है। लाइकेंस बेसिकली आप देखोगे तो पेड़ के छालों पे भी होते हैं, खाली पहाड़ियों पर भी आप देखोगे तो आपको ग्रीन ग्रीन लाइकेन दिखाई देगा। इसमें जो कह रहे हैं कि लाइकेंस की वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये रिफ्लेक्ट होता है। तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें आप कह सकते हो ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, अर्बनाइजेशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्ट्रेशन, इंक्रीज द लेवल ऑफ आप कह सकते हो पोल्यूशन, जिसकी वजह से लाइकेंस की क्वांटिटी अब कम होती जा रही है। इसीलिए उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इंडिया का फर्स्ट लाइकेन पार्क जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में इन्होंने कल्टीवेट किया है। तो न्यूज़ ये कह रहा है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट लाइकेन पार्क इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट टू प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड कल्टीवेट लाइकेंस। द पार्क इज स्प्रेड अक्रॉस 1.5 एकड़, 1.5 एकड़ ज़मीन में ये पार्क स्टैब्लिश किया गया है। ये लाइकेन मोस्टली कंपोजिट ऑर्गेनिज्म है, जो बेसिकली सिम्बोइसिस ऑफ एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, फंगाई स्पीसीज है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है पॉल्यूशन लेवल को, जो कि हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इन्होंने जो मैंने डिस्कस किया है जुरासिक एरा के जो स्पीसीज है, बेसिकली वो बहुत ओल्डेस्ट लिविंग स्पीसीज है इस अर्थ में, और उत्तराखंड में अराउंड 600 के आसपास स्पीसीज ऑफ लाइकेंस यहाँ पर ये पार्क में डेवलप्ड कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं और कल्टीवेट कर रहे हैं। तो आपको इस न्यूज़ में ये ध्यान रखना है कि किस स्टेट ने सबसे पहला लाइकेन पार्क बनाया है, जो कि कहाँ बना है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे बीइंग ऑब्जर्व टुडे, दैट मीन्स 30 जून को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस न्यूज़ में हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी है कि 30 जून इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे है। एस्ट्रॉयड डे कौन डिक्लेयर किया है? दिसंबर 2016 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन में ये अडॉप्ट किया है कि 30 जून को एवरी ईयर इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसका रीज़न है तुंगस्त का इम्पैक्ट। तुंगस्त का इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो रशियन फेडरेशन और ईस्टर्न सर्बिया में 30 जून 1908 की सुबह एक एयर बस्ट हुआ था, जिसमें अराउंड 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बस्ट हुआ था, जिससे कहा जाता है कि सर्बिया के अराउंड 8 मिलियन ट्रीज़ डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसकी वजह से ये हमारे हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है कि ये सबसे बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर माना जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़े एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे ख़राब हो गए थे एस्ट्रॉयड के आने से। ठीक है, तो इस वजह से कहा भी गया है यहाँ पर कि ये इसमें जो एनर्जी रिलीज़ हुई है इस एस्ट्रॉयड के बस्ट होने से, ये एनर्जी 10 से 15 मेट्रिक टन एनर्जी बस्ट हुई है, जो अराउंड नागासाकी हिरोशिमा में 1945 में जो एटम बम गिराया गया था उससे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल माना गया है। तो तुंगस्त का इंसिडेंट के एनिवर्सरी को ही यहाँ पर इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि बेसिकली जो पब्लिक अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ करेंगे। पब्लिक अवेयरनेस जो कि एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट और हज़ार्डियसनेस है पब्लिक लाइफ में, साथ ही साथ कम्युनिकेशन एक्शन टेकन हो पहले से ग्लोबल लेवल में ऐसे इंसिडेंट्स के केसेस में, तो इसीलिए हम एस्ट्रॉयड डे सेलिब्रेट करते हैं। सो इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 30 टू रेज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट एंड ग्लोबल एक्शन टेकन इन केस ऑफ थ्रेट फ्रॉम एस्ट्रॉयड। तो एस्ट्रॉयड से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखने के लिए अवेयरनेस फैलाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर 30 जून एज द इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे इन 2016 टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ तुंगस्का, Earth's largest asteroid impact over Serbia and Russia Federation on June 30, 1909। ये आपको ध्यान रखना है। 1908 के 30 जून की सुबह अर्थ में एक लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड आकर गिरा था, जो कहाँ? सर्बिया में, सर्बिया के जंगलों में और रशिया के तुंगस्का रिवर के किनारे पे, जो कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को बर्बाद कर चुकी थी। अराउंड 800 मिलियन पेड़ पौधे वहाँ पर ईस्टर्न सर्बिया में खराब हुए थे इससे। एस्ट्रॉयड आर रॉकी एयरलेस टाइप के पत्थर होते हैं, जो कि हमारे सोलार सिस्टम में घूमते रहते हैं और हमारे प्लैनेट के आसपास भी आकर टकरा जाते हैं। ठीक है,
इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म बीइंग ऑब्जर्व टुडे। दैट मीन्स 30 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि पार्लियामेंट्स एंड द वे during which the parliamentarian system of government improved the everyday lives of individuals throughout the world। पूरे विश्व में इंडिविजुअल लाइव्स को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्रियन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम करती है, इस चीज़ को अवेयर करने के लिए सेंट्रल बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रियन सेलिब्रेट किया जाता है। ये फर्स्ट टाइम 2018 से स्टार्ट किया गया है। 2018 में पहला आईपीडी सेलिब्रेट किया गया था और 2020 में थर्ड एडिशन ऑफ आईपीडी सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो आईपीडी के लिए बेसिकली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक यूनियन बनाया है जिसका नाम है आईपीयू, इंटर पार्लियामेंट्रियन यूनियन। इंटर पार्लियामेंट्रियन यूनियन बेसिकली 30 जून 1889 में स्टैब्लिश किया गया था जिनेवा में, जिसको इस साल 2020 में 130 ईयर कंप्लीट हुआ है। 130 ईयर कंप्लीट हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा कि आईपीयू जिनेवा में है और आईपीयू के करंट प्रेसिडेंट है गैब्रिएला बैरन और गैब्रिएला सी बैरन। सो गैब्रिएला सी बैरन अभी आईपीयू के प्रेसिडेंट है जो कि जिनेवा में है, जो रिलेटेड है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रियन से। किसने इस्टेब्लिश किया है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ठीक है। अब अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन है यूएन का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूएन को 1945 में बनाया गया था। साथ ही साथ यूएन के 6 ऑर्गन भी बनाए गए थे, जिसमें से कुछ 6 ऑर्गन की अगर हम बात करें तो एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, जिसके अभी प्रेसिडेंट है तिजानी मोहम्मद बांदे। तिजानी मोहम्मद बांदे अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है, जो कब बना था? यूएन के साथ ही 1945 में बना था। तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वन ऑफ द ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ट्रेजरी काउंसिल्स है, यूनाइटेड नेशन के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल्स है और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीज है। तो ये सारे ऑर्गन्स है 6 यूनाइटेड नेशंस के, जो कि 1945 में स्टैब्लिश किए गए हैं। सो न्यूज़ में दिया है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन जून 30 टू हाईलाइट द रोल ऑफ पार्लियामेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन डिस्पेंसेबल कंसर्न्स of democracy. It was first observed in 2080, adopted by United Nations General Assembly. So United Nations General Assembly के adoption के बाद 2018 से पहला सेलिब्रेट किया गया है, तो 2020 में अभी थर्ड एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो 30th जून इज द डे ऑन विच इंटर पार्लियामेंट्रियन यूनियन, दैट इज आईपीयू, जो अभी हमने डिस्कस किया है, विच इज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट्स, वर एस्टैब्लिश्ड इन 1889। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि जिनेवा में है। ठीक है। दिस ईयर इज द थर्ड एडिशन ऑफ दिस डे एंड 130th एनिवर्सरी ऑफ द आईपीयू। आईपीयू का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और आईपीयू के प्रेसिडेंट जो मैंने कहा था गैब्रिएला सी बैरन। गैब्रिएला सी बैरन, ये आपको ध्यान रखना है। DCGI अप्रूव्ड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ कोवैक्सीन। तो कोविड-19 के लिए वैक्सीन निकला है जिसको अप्रूवल दे दिया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कि अब इसका ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट किया जाए। बेसिकली इस मेडिसिन को डेवलप करने के लिए ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च एंड नेव, NIV नेव इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, दोनों ने कंबाइन एफर्ट दिया है। लेकिन इस मेडिसिन को डेवलप कौन कर रहा है? मेडिसिन को बेसिकली डेवलप कर रहे हैं भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद की एक कंपनी है भारत बायोटेक। नेव कहाँ पर है? नेव पुणे में है। जबकि डेवलप करने वाली कंपनी कौन सी है? दैट इज भारत
ठीक है, भारत बायोटेक। सो भारत बायोटेक बेसिकली इस मेडिसिन को डेवलप कर रही है। भारत बायोटेक को ये पास करने से पहले, ये मेडिसिन को पास करने से पहले बेसिकली इसमें क्या यूज़ हुआ है, स्ट्रेन्स ऑफ सारस, जो सारस पहले एक वायरस आया था, तो स्ट्रेन ऑफ सारस का यूज़ किया गया है। तो स्ट्रेन ऑफ सारस को पहले इन्होंने आइसोलेट कर लिया है, इसमें से ट्रांसफ़र कर लिया। आइसोलेट करने के बाद फिर ये केमिकल भारत बायोटेक को दे दिया गया है। पहले भी भारत बायोटेक ने पिछले 10-1 साल से बहुत ज़्यादा इन्वेंशन किया है मेडिसिन का, जैसे पोलियो का मेडिसिन वैक्सीनेशन हो गया, रेबिस का वैक्सीनेशन हो गया, चिकनगुनिया हो गया, रोटा वायरस, जी का, ये सारे वैक्सीन पहले भी भारत बायोटेक ने डेवलप्ड किए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोवैक्सीन जो मेडिसिन है अब DCGI दैट मीन्स ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अब अप्रूवल दे दी है कि कोवैक्सीन जो कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के लिए अब रेडी है, जो बेसिकली किसने मिलकर बनाया है, ICMR और नीव यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, इन दोनों का कंबाइन एफर्ट है। बट डेवलप्ड कौन कर रहा है वैक्सीन, भारत बायोटेक, जो कि हैदराबाद की एक कंपनी है जिसने पहले भी बहुत सारे वैक्सीन्स डेवलप्ड किए हैं। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अप्रूवल टू कोवैक्सीन फॉर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल. It is the first potential COVID-19 vaccine developed indigenously in India. It is developed by Hyderabad-based Bharat Biotech in association with the ICMR. It is an initiated vaccine which is created from a strain of infectious SARS-CoV-2 वायरस. तो SARS-CoV-2 वायरस को ही इन्होंने यूज़ किया है बेसिकली. It has shown a good result in a preclinical studies with effective immune response. मतलब immune system respond properly कर रहा है, जो कि preclinical test और studies में पाया गया है. So ध्यान रखिएगा, कोवैक्सीन भारत बायोटेक with the help of ICMR और नीव इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वीरोलॉजी. चाइना पासेस हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ. तो चाइना ने अभी हांगकांग नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया है. इस लॉ में बेसिकली चाइना ने कहा है कि जितने भी हांगकांग गवर्नमेंट है, ये रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट या लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट होने के बाद हांगकांग गवर्नमेंट डायरेक्टली आंसरेबल होगी बीजिंग को, बिकॉज हांगकांग सिटी जो है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है किसका, चाइना का. कब से, ब्रिटिश रूल, दैट मीन्स ब्रिटिश रूल के टाइम से ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहा है चाइना का. तो इसमें 1997 में ब्रिटिश ने चाइना को हांगकांग दे दिया था, लेकिन अब ये लेजिस्लेटिव रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है जिसके बाद चाइना के पास फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस कंट्रोल्ड के सारे राइट्स चाइनीज़ गवर्नमेंट के होंगे. कहाँ, हांगकांग सिटी में. ध्यान रखिएगा, फॉरेन अफेयर्स एंड डिफेंस कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें, डिफेंस अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स दोनों ही चाइना डिसीजन लेगी. बाकी रेस्ट ऑफ दी चीज़ें जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव है, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी पावर है, ये सारी चीज़ें हांगकांग के पास रहेगी. बट फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस दोनों पे ही चाइना का कंट्रोल होगा. ये पूरा न्यूज़ है, ठीक है. तो यहाँ पर दिया है द नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी, जो चाइना ने बनाया है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी NPCSC हैज़ एनानोमसली पास्ड द नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग ऑन 30th June 2020. द 3-day मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी बिगिंस ऑन 28 June. The first day itself bill was fast tracked for approval. On the last day of the meet, 162 members of the standing committee approved the bill. The national security law of Hong Kong is expected to come in effect from 1st July 2020 onward. Back in 1997, on 1st July, the Hong Kong city was handed over to China. That means 1997 1st July को Hong Kong city को China को दे दिया गया था as a special administrative reason from the British rule. तो ये ध्यान रहेगा, हांगकांग में अब सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स चाइना कंट्रोल करेगी. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इंडिपेंडेंट जुडिशियल पावर हांगकांग के पास ही होगा. के वेणुगोपाल रीअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ
इंडिया। सो के वेणुगोपाल जो कि पहले ही भारत के अटॉर्नी जनरल रहे हैं, उनका रीअपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने किया है। कई बार आपने एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा होगा कि अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने साल का होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नन ऑफ दीज आपके ऑप्शन में होता है। तो कभी भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई भी कार्यकाल डिफाइंड नहीं है, ये प्रेसिडेंट के हिसाब से होता है। प्रेसिडेंट जितने दिन के लिए चाहे वो इतने दिन काम करेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट चाहे तो नए अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया को अपॉइंट करेंगे। तो 29 जून को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर से रीअपॉइंट कर दिए सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल एज अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। द करंट ट्रेनर इनका 30 जून 2020 को ख़त्म होना था, जिसे फिर से 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और अब फिर से के वेणुगोपाल अगले 30 जून 2021 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहेंगे। 30 जून को फिर से इनका 2017 से इन्होंने एज अटॉर्नी जनरल का पोस्ट ज्वाइन किया था, जिन्होंने मुकुल रोहतगी को रिप्लेस करके भारत के 15th अटॉर्नी जनरल बने थे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि के वेणुगोपाल ने किन्हें रिप्लेस किया था, मुकुल रोहतगी जी को रिप्लेस करके भारत के 15th अटॉर्नी जनरल बने थे और अब उनका कार्यकाल 1 साल से प्रेसिडेंट ने एक्सटेंड कर दिया है और इनका नेक्स्ट रिटायरमेंट डेट 30 जून 2021 को होगा। और अगर इस चीज़ में हम बात करें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बेसिकली चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जो डिफाइंड है आर्टिकल 76(1) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल MC सतवद थे, जो फर्स्ट AGI थे भारत के, जो 1950 से लेकर 63 तक अपने पोस्ट पे रहे। RBI to conduct special open market operation on 2 जुलाई to pump up liquidity। तो RBI अब फर्स्ट हो चुका है 27 अप्रैल को, ये वाला सेकेंड है, सेकेंड स्पेशल मार्केट ऑपरेशन जो कि 2 जुलाई को होगा। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन क्यों कर रही है RBI, क्योंकि लिक्विडिटी की जो कमी मार्केट में बैंकिंग सिस्टम में हो गई है उसे फिल करने के लिए, लिक्विडिटी को पंप करने के लिए इकोनॉमिक सिस्टम में RBI अब क्या कर रही है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इस न्यूज़ में सबसे पहले हमें 2 चीज़ें समझनी होगी। सबसे पहली चीज़, ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या, और स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन में 2 जुलाई को RBI क्या करने वाली है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली RBI गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की खरीदी और बिक्री करता है, उसी को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में RBI का, तो यहाँ पर 2 जुलाई को RBI सेकेंड ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा। इसमें गवर्नमेंट 29 जून 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस किया है कि ये एक ओपन मार्केट ऑपरेशन 2 जुलाई को कंडक्ट करेगा। इस ऑपरेशन में वो अनाउंस कर रहे हैं कि मार्केट कंडीशन को देखते हुए, लिक्विडिटी की सिचुएशन को देखते हुए बैंकों में अब ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू लिक्विडिटी को इंजेक्ट और पंप अप किया जाएगा, जिससे इकोनॉमिक सिस्टम को बैलेंस्ड किया जा सके। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए के शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को पहले सेल किया जाएगा और उस शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को सेल करने के बाद फिर उन्होंने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ परचेस करेंगे उसी 10,000 करोड़ रुपए के, जिसे बाद में सेल किया जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जो 1 ईयर से लेस देन की सिक्योरिटी होती है, जैसे ट्रेजरी बिल्स होता है, ठीक है, शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये सब आपके शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के अंदर आएंगे। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की अगर हम बात करें, जो 1 ईयर के अबव के लिए सिक्योरिटीज़ होती हैं, उन्हें हम लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कहते हैं। तो RBI ओपन मार्केट, स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा, जिसमें वो पैरेलली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेस भी करेगा एंड सेल भी करेगा, जिसे हम ऑपरेशन ट्विस्टेड भी कहते हैं। और इस तरह का ऑपरेशन ऑलरेडी अप्रैल 27, 2020 को हो चुका है और ये सेकेंड ट्विस्टेड ऑपरेशन या स्पेशल ओपन मार्केट ऑपरेशन है RBI का, जिसके थ्रू बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी को पंप किया जाएगा ताकि इकोनॉमिक कंडीशंस में बैलेंस बनाया जा सके। Indian government signed agreement for 2 projects in Tamil Nadu with World Bank Group। वर्ल्ड बैंक के साथ भारत सरकार ने
दो प्रोजेक्ट साइन किए हैं बेसिकली तमिलनाडु स्टेट के लिए। तमिलनाडु स्टेट में हाउसिंग को, अफोर्डेबल हाउसिंग को एक्सेस कराना है गरीब लोगों को, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट उन्होंने साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ, जिसमें टोटल 2000 मिलियन यूएसडी का डील है, जो कि वर्ल्ड बैंक के IBRD डिपार्टमेंट, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वर्ल्ड बैंक का, उनके थ्रू फंडिंग हो रहा है $200 मिलियन का, जिसमें से $50 मिलियन ऑलरेडी दी जा चुकी है और बाकी $150 मिलियन अब तमिलनाडु स्टेट को दिया जाएगा। किस लिए? एक्सेस टू अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर पुअर पीपल्स। ठीक है, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, ये 200 मिलियन का जो डॉलर का जो लोन है, ये बेसिकली 20 साल के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत सरकार को दी जा रही है, जिसमें 3.5 साल का ग्रेस पीरियड भी इंक्लूडेड है 20 साल के अंदर। तो ध्यान रहेगा, वर्ल्ड बैंक के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमिलनाडु स्टेट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए $200 मिलियन का एड दिया है, जिसमें से $50 मिलियन ऑलरेडी ग्रांटेड है। ये लोन 20 साल के लिए है, जिसमें 3.5 साल का ग्रेस पीरियड ऑलरेडी इंक्लूडेड है। कौन सी आर्म लैंड कर रही है वर्ल्ड बैंक की? वर्ल्ड बैंक की IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, दो प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट कह रहा है तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, एंड दूसरा तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये दो प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना है, $200 मिलियन के प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक के साथ, तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम एंड तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो 29 June 2020, an agreement was signed between the World Bank Group and Government of India for providing urban poor in the state of Tamil Nadu to access affordable housing. The agreement signed has two projects under it. First, the Tamil Nadu Housing Sector Strengthening Program, and second, the Tamil Nadu Housing and Habitat Development Project. The loan for both projects are from the lending arm of World Bank Group, that is International Bank for Reconstruction and Development. The maturity of both the loan including 3.5 year of grace period is 20 years. तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक के साथ तमिलनाडु के लिए भारत सरकार ने एक अग्रीमेंट साइन किया है। AI enabled MyGov कोरोना हेल्प डेस्क विन 2 अवार्ड एट ग्लोबल लीडरशिप समिट। तो ग्लोबल लीडरशिप समिट एक तरह का फेस्टिवल है AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है COGX 2020। ये लंदन में हुआ है, ध्यान रखिएगा, COGX 2020 जो कि लंदन में हुआ है। ये एक फेस्टिवल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, जिसमें AI इनेबल्ड MyGov कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 अवार्ड जीते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन से 2 अवार्ड जीते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। पहला अवार्ड है बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 एंड दूसरा अवार्ड है सिक्योरिटी एंड पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। सिक्योरिटी एंड पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड समिट जो कि एक फेस्टिवल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का, जो कहाँ कंक्लूड हुआ है? लंदन में कंक्लूड हुआ है। ठीक है, तो 2 अवार्ड बस आपको ध्यान रखना है, बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 एंड दूसरा सिक्योरिटी एंड पीपल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर। सो प्रोग्राम का नाम है COGX 2020. India's artificial intelligence AI-enabled MyGov Corona Help Desk has bagged 2 awards at Global Leadership Summit and Festival of AI and Emerging Technology in COGX 2020. AI-enabled MyGov Corona Help Desk bagged 2 awards under category of first, the best innovation for COVID-19 and Society and People's Choice. Society and People's Choice, sorry, security नहीं, Society and People's Choice COVID-19 ओवरऑल विनर। ये 2 अवार्ड इन्होंने जीता है। The recently held COGX 2020 is a prestigious global leadership summit and festival of AI and emerging technology held annually in London.
PM Modi announced extension of प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टिल नवंबर एंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया मंगलवार शाम को, तब उन्होंने ये कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर एंड तक एक्सटेंड किया जाएगा, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि 80 करोड़ भारत के लोगों को ये अन्न योजना का लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें भारत सरकार को 90,000 करोड़ रुपए की लागत पड़ेगी, जिसमें हर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 केजी चना, 5 किलो गेहूं या फिर 5 किलो चावल के साथ 1 केजी होल चना दिया जाएगा, जो कि हर महीने दिया जाएगा। ये मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कहा। मोदी जी ने साथ में ये भी कहा कि 31,000 करोड़ रुपए भारत के 20 करोड़ गरीब देशवासियों के, गरीब परिवारों के अकाउंट में जनधन योजना के तहत खातों में डाला गया। इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपए और 9 करोड़ देशवासियों के खाते में डाला गया। 50,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में भी दिया गया। उनका कहना है पिछले 3 महीनों में 31,000 करोड़ रुपए 20 करोड़ जनधन अकाउंट में डाले गए, 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ देशवासियों के खाते में और 50,000 करोड़ रुपए गरीब कल्याण रोजगार अभियान में दिया गया। साथ ही साथ मोदी जी ने ये भी कहा है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड पे फोकस किया जाएगा, जिसके थ्रू 80 करोड़ देशवासियों को 90,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा, जिसमें 5 केजी चावल या फिर 5 केजी गेहूं के साथ 1 केजी होल चना प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिमाह दिया जाएगा। ये मोदी जी का अनाउंसमेंट आया है। तो न्यूज़ में दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टुडे अनाउंस फ्री फूड ग्रेन टू 80 करोड़ पीपल अक्रॉस द कंट्री फॉर 5 मोर मंथ। अगले 5 महीने तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना को एक्सटेंड कर दिया है नवंबर के आखिरी तक। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए स्टेप लिया गया है, ताकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जो मूवमेंट कर रहे हैं जॉब के लिए, नौकरी के लिए, तो ये चीज़ों को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। जिसमें उन्होंने कहा है 5 kg फ्री व्हीट और राइस along with 1 kg whole chana will provided to each member of a family per month. Its extension cost over 90,000 crore rupees. Addressing nation Tuesday evening, Modi noted that in the last 3 months 31,000 crore have been transferred to Janadhan account or almost 20 crore poor families, and 80,000 crore have been transferred to bank account of more than 9 crore families of farmer, and 50,000 crore are being sent to Garib Kalyan Rozgar Abhiyan, which has been started to provide employment opportunity. तो employment opportunity के लिए जो गरीब कल्याण योजना है उसमें 50,000 करोड़ रुपए। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि गरीब कल्याण योजना जनवरी के 2018 में चालू किया गया था, जिसे अब नवंबर 2020 तक एक्सटेंड किया गया है। इंडिया बांग्लादेश फॉर्म 50-50 जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर एलपीजी बिजनेस इन बांग्लादेश। तो भारत सरकार और बांग्लादेश ने पार्टनरशिप में एक जॉइंट वेंचर कंपनी खोली है, जिसमें दोनों के शेयर 50-50 होगा और इस कंपनी में बेसिकली एलपीजी का बिजनेस होगा बांग्लादेश और भारत के बीच। तो ऐसा करने के पीछे भारत सरकार ने कहा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत हम ये एलपीजी बिजनेस बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। इस बिजनेस को करने के पीछे भारत सरकार का एम है बांग्लादेश के थ्रू भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एलपीजी की ज़रूरत को जल्दी पूरा कराया जा सके, यानी फास्ट ट्रैक एलपीजी प्रोड्यूस और सप्लाई किया जा सके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। सो इंडिया और बांग्लादेश का एक ये कोलैबोरेटिव जॉइंट वेंचर कंपनी है, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मिडिल ईस्ट FZZ दुबई, जो कि होली सब्सिडरी है IOC का, ध्यान रहे मिडिल ईस्ट FZZ दुबई एक होली सब्सिडरी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ये कंपनी, एंड RR होल्डिंग लिमिटेड, बक्सिमको LPG ऑफ बांग्लादेश, RR होल्डिंग
लिमिटेड, बक्सिमको एलपीजी ऑफ बांग्लादेश, इन दो कंपनी का एक जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर कंपनी है जो 50-50 पर एलपीजी बिजनेस पे काम करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से देश के साथ भारत 50-50 पर एलपीजी बिजनेस कर रहा है, दैट इज बांग्लादेश, जिसमें दो कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, इंडिया के आईओसी के मिडिल ईस्ट एफजेडजी दुबई सब्सिडरी और आरआर होल्डिंग लिमिटेड जो कि बक्सिंग कॉरपोरेशन और बक्सिंग एलपीजी ऑफ बांग्लादेश है। तो इन दोनों की एक जॉइंट वेंचर कंपनी बांग्लादेश में शुरू की गई है ताकि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को एलपीजी को मुहैया कराया जा सके। India and Bangladesh today sign an agreement for formation of 50-50 joint venture company for LPG business in Bangladesh. The agreement was signed between the IOC Middle East FZZ Dubai, wholly owned subsidiary of IOC Corporation, and RR Holdings Limited is basically Beximco LPG of Bangladesh for Dhaka correspondence. The new joint venture company set up today take further neighborhood first policy of government of India. The energy cooperation between India and Bangladesh has made big stride in the recent time. तो ये न्यूज़ रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 50-50 LPG बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस के लिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।